नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हैदराबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक की, एंकर्स के बहिष्कार पर आमने सामने आई कांग्रेस बीजेपी की, प्रियंका गांधी के खत से मुश्किल में आए पीएम मोदी की, बिल्किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राहुल गांधी के प्यार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी सरकार को भेजा नोटिस। अफजाल ने सजा के फैसले के खिलाफ की है अपील, 25 सितंबर को दी सुनवाई की तारीख। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर तक टली सुनवाई। राजस्थान में जारी अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित, सरकार ने बनाई एम्पावर्ड कमेटी, 10 दिन में देगी रिपोर्ट। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी, सेंसेक्स 320 अंकों की बढ़त के साथ 67,838 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी 67 अंकों की तेजी के साथ 20,170 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ एक जोरदार और साफ संदेश देने के लिए 16 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक कर रही है। खड़गे के नेतृत्व में हो रही सीडब्ल्यूसी की ये पहली बैठक है जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता जुटेंगे। कांग्रेस की इस बैठक में बीजेपी में भी हलचल तेज है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 16 सितंबर से कांग्रेस की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बैठक शुरू हो रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत लगभग सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्य समिति में 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 16 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और फिर इसके अगले दिन विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कार्य समिति के सभी सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कई अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। और इस बैठक के बाद 17 सितंबर को हैदराबाद के करीब एक जनसभा भी होगी जिसे खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ये पहला मौका है कि हम लोग हैदराबाद में 3 दिन की बैठक कर रहे हैं, जिसमें सीडब्ल्यूसी की बैठक शामिल है। तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव करीब हैं, इसलिए इसमें चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का गुब्बारा अब फूट चुका है। कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली, 4 महीने हो गए हैं वो अपने नेता तक का चुनाव नहीं कर पाए हैं। कर्नाटक के बाद कांग्रेस तेलंगाना को भी जीतेगी। जयराम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना के 8 जिलों को कवर किया गया था। यहाँ कांग्रेस को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। 17 सितंबर को होने वाली रैली में सोनिया गांधी तेलंगाना के लोगों के लिए 6 गारंटियों का ऐलान भी करेंगी। खड़गे के बढ़ते दबदबे से पीएम मोदी की भी नींद उड़ गई है। नींद तो उन एंकर्स की भी उड़ गई है जिन्हें इंडिया गठबंधन ने बैन किया है। गोदी मीडिया एंकर्स के बहिष्कार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 14 पत्रकारों के शो में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनल पर नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। इंडिया ने साफ कर दिया है कि 14 पत्रकारों के शो में इंडिया का कोई भी प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेगा। ये संभवतः पहला ऐसा मामला है जब विपक्षी दलों ने सत्ता की तरफदारी करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने का फैसला किया है। ये एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अशोक श्रीवास्तव, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, शिव अरुर और सुशांत सिन्हा। इंडिया ने इन एंकरों के शो के बहिष्कार का ऐलान किया तो बीजेपी उनके बचाव में उतर आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि न्यूज एंकरों की इस तरह लिस्ट जारी करना नाजियों के काम करने का तरीका है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसको निशाना बनाना है। अब भी इन पार्टियों के अंदर इमरजेंसी के वक्त की मानसिकता बनी हुई है। तो जेपी नड्डा का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले कई सालों से टीवी न्यूज़टेनमेंट मीडिया बराबरी का मौका देने से इनकार करता रहा। इंडिया ने अब ऐसे डिबेट शो में हिस्सा न लेने का तय किया है तो उन्हें प्रेस की आजादी की याद आने लगी है। गोदी मीडिया पर इंडिया के इस एक्शन से सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को हो रहा है। इधर हिमाचल के दर्द को प्रियंका गांधी ने एक खत के जरिए पीएम मोदी के साथ भी बांटा है। प्रियंका गांधी का एक खत इस वक्त खबरों में बना हुआ है। यह खत प्रियंका ने पीएम मोदी को लिखा है। अपने इस खत में उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ खींचा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं
ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने अपना मुंह राज्य से फेर लिया है। पहाड़ी राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने राहत तो दूर संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोले। लेकिन आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चिंता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को खत लिखकर इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। पत्र में प्रियंका वाड्रा ने यह भी लिखा है कि हिमाचल देवभूमि होने के साथ साथ सच्चे, सरल और मेहनती लोगों का प्रदेश है। हिमाचल की स्त्रियां, किसान, कर्मचारी, कारोबारी और युवा बहुत परिश्रमी और स्वाभिमानी हैं। आज की तारीख में वही लोग अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से हिमाचल प्रदेश बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में रहा है, जिसके कारण आपदा में 400 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। राज्य में आई बाढ़ और भूस्खलन से भीषण विनाश हुआ है। पिछले दिनों में शिमला, कुल्लू मनाली और मंडी से आपदा पीड़ितों से मिली हर तरफ हुई तबाही को देखकर बहुत दुख हुआ। अब तक इस आपदा में 428 लोगों ने जान गंवाई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सभी परिजन इस आपदा में खो दिए हैं। प्रियंका गांधी ने साथ ही कहा है कि कांग्रेस हिमाचल का मुद्दा संसद में उठाएगी। आपको बता दें कि बीते बुधवार को प्रियंका गांधी ने हिमाचल का दौरा किया था। तब से ही वो हिमाचल में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही हैं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पीएम मोदी से G20 सम्मेलन में मिले थे और हिमाचल के लिए मदद मांगी थी, लेकिन पीएम की तरफ से अब तक कोई राहत नहीं दी गई है, जिसके बाद अब प्रियंका ने खत लिखकर मदद की मांग की है। प्रियंका के खत पर क्या होगा पीएम मोदी का रुख, इस पर सबकी नजरें हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का क्या होगा। संजय मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक नए ईडी प्रमुख के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जिसको लेकर कयासों का दौर जारी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर से आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार की तमाम कोशिशें फेल साबित हुई हैं। मोदी सरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को रात 12 बजे संजय मिश्रा से कुर्सी छोड़ने को कह दिया। सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने केंद्र की दलील पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर एक अफसर नहीं है तो काम नहीं होगा। अगर मैं कल नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में काम होना बंद हो जाएगा, कोर्ट ढह जाएगा? क्या एक व्यक्ति ही इतना अहम है? क्या सरकार के पास दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है? कोर्ट ने फैसला सुनाते समय साफ कर दिया था कि अब किसी भी परिस्थिति में संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्हें 15 सितंबर को पद छोड़ना ही होगा। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वो 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी, जिसमें ईडी चीफ को 1 साल के 3 सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया। बाद में यह संसद में पारित हो गया, यानी संजय मिश्रा के लिए सरकार ने कानून ही बदल दिया। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक सेवा विस्तार मिलते चले गए, लेकिन अब संजय मिश्रा की जगह कौन होगा ईडी का डायरेक्टर, इस पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यों की कमेटी करती है, जिसमें पीएम मोदी, केंद्र सरकार का एक मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होता है। और इस कमेटी की अभी बैठक ही तय नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या संजय मिश्रा को लेकर सरकार कुछ बड़ा करने वाली है? संजय मिश्रा को लेकर मोदी सरकार परेशान है। वहीं दक्षिण भारत में एनडीए में हुई टूट ने भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। करीब 2 महीने पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। 38 दलों को जोड़ा गया था। दावा किया गया था कि इसमें कुछ दल और जुड़ेंगे, लेकिन एनडीए में पार्टियां शामिल होने की जगह अब कम होती दिखाई दे रही हैं। मणिपुर की 2 पार्टियां पहले ही एनडीए छोड़ चुकी हैं और अब खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां अमित शाह 17 सितंबर को बड़ी रैली करने आ रहे हैं। लेकिन रैली से पहले आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी के सहयोगी ने उसके विरोधी से हाथ मिला लिया है। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद में 17 सितंबर को अमित शाह की रैली में अब उनका सहयोगी दल जनसेना पार्टी शामिल नहीं होगी। जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आंध्र और तेलंगाना विधानसभा चुनाव टीडीपी के साथ मिलकर लड़ेगी। इसके साथ अब ये भी तय हो गया है कि जनसेना एनडीए से अलग हो गई है। 18 अगस्त को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग में पवन कल्याण शामिल हुए थे और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की विरोधी टीडीपी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी तेलंगाना और इसके बाद आंध्र प्रदेश में अब बीजेपी के साथ कोई भी सहयोगी दल नहीं है। पार्टी को अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना होगा।
अब इसका असर 17 सितंबर को होने वाली एनडीए की बैठक पर भी देखने के आसार हैं, क्योंकि जनसेना के नेता इस रैली से अलग रहेंगे। दरअसल तेलंगाना में चुनावों का ऐलान अब अगले 25-30 दिनों में ही हो जाएगा। 1 महीने से भी कम का समय वहां बचा हुआ है और चुनाव से पहले जनसेना का बीजेपी से अलग होना पार्टी के लिए बड़े झटके के समान माना जा रहा है। पवन कल्याण का प्रभाव हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश से लगे तेलंगाना के बड़े हिस्से पर भी है। तेलंगाना के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। विपक्ष ने आखिर न्यूज चैनलों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। चुन चुन कर उन एंकरों को निशाना बनाना है जो स्टूडियो में बैठकर भक्ति कर रहे थे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये आपातकाल है, तो सवाल ये उठता है कि सवाल पूछने पर नौकरी से निकलवाना, विपक्ष से ही सवाल करना, विपक्ष के माइक को धीमा करवाना, विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने देना, ये कौन सा लोकतांत्रिक है? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी को जब से सुप्रीम कोर्ट से मानहानि मामले में राहत मिली है और उसके बाद उनकी संसद में वापसी हुई है, तब से यह सवाल बड़ी तेजी से उठ रहा है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव आखिर कहां से लड़ेंगे। इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। Are you going to stay with us in Wayanad? You are. I love Wayanad. You will stay with us. Not going back down maybe. Okay. राहुल गांधी 2024 का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसका खुलासा इस वीडियो में हो गया है। ये वीडियो नीदरलैंड्स के लीडेन यूनिवर्सिटी का है, जहां राहुल ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसके बाद राहुल से वहां के भारतीय समुदाय ने मुलाकात की और इसी दौरान एक लड़की ने पूछा कि क्या आप वायनाड में हमारे साथ बनी रहने वाली हैं? इस पर राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं वायनाड से प्यार करता हूँ। लड़की ने उनसे फिर पूछा कि आप हमारे साथ ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे? इस पर राहुल ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया। वायनाड को लेकर भारतीय लड़की का ये सवाल बता रहा है कि वायनाड के लोग राहुल से कितना प्यार करते हैं और राहुल ने भी बता दिया है कि वो वायनाड से कितना प्यार करते हैं। आपको याद दिला दें कि जब राहुल की संसद सदस्यता छीन ली गई थी, तब भी राहुल वायनाड पहुंचे थे और उन्होंने वहां एक जनसभा में कहा था कि सांसद सिर्फ एक टैग या पद है। बीजेपी मेरा टैग, पद और घर ले सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकती। इसके बाद जब उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई, उसके बाद भी राहुल ने वायनाड का दौरा किया था। तब भी उन्होंने कहा था कि वायनाड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ के लोग चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मेरा उनके साथ एक रिश्ता है। तो राहुल के साथ वायनाड का मोहब्बत का जो रिश्ता है, वही बात आपने इस वीडियो में भी सुनी और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में राहुल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संकेत दिए हैं कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब अमेठी हो या वायनाड, राहुल की मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलने वाली है और इसी से बीजेपी परेशान है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।